Prime Minister Narendra Modi today held a meeting with chief ministers amid a spike in COVID-19 cases in several states. The meeting was held via video conferencing. 37 doctors at the Sir Gangaram Hospital in New Delhi test positive for coronavirus. NDTV brings you a special report on Maharashtra's COVID crisis. Doctors inside ICU say why the second wave is worse. Naxals killed 22, released 1 captured Jawan. There were dramatic visuals showing the Jawan was untied in a village. Family members celebrate the release of captured Jawan. CBI probe against ex-minister to go ahead. Supreme Court says ex-minister was clinging to his office. Hello and welcome. I'm Rika Roy. We start with Prime Minister's outreach to chief ministers on stepping up vaccination. The PM has reached out to chief ministers as the COVID situation soars. Post the meeting, he said vaccination has to be stepped up, asked the states to hold a vaccine utsav if necessary. He said step up testing massively, not to be worried about the higher positive cases. The Prime Minister said you can only treat cases and prevent the spread if you know who is unwell. Listen to him. दुनिया भर के समृद्ध से समृद्ध देश जिसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए जो क्राइटेरिया तय किए हैं, भारत उनसे अलग नहीं है। नए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जितना भी कोशिश हो रही है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसके लिए भी काम हो रहा है और वैक्सीन के डेवलपमेंट से लेकर स्टॉक और वेस्टेज जैसे जरूरी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। ये बात सही है। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती है। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। और मैं भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए। भले पॉजिटिव केस ज्यादा आते हैं, आने दीजिए, लेकिन उसी का तो हम उपाय कर पाएंगे। और हमारी टारगेट 70% 70% RT-PCR टेस्ट करने का है। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा
कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। जहां तक राजनीति करना न करने का सवाल है, मैं तो डे 1 से देख रहा हूं, भांति भांति के बयानों को झेल रहा हूं, लेकिन मैं कभी मुंह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है। हमें ईश्वर ने इस समय ये कठिन परिस्थिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है, हमने इसको निभाना है। जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। छत्तीसगढ़ में जहां टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों बहुत ही जो राष्ट्रीय स्तर है उससे बेहतर ढंग से यहाँ टेस्टिंग भी हो रहा है और वैक्सीनेशन भी हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में मृत्यु अधिक हुई है, लेकिन आज हमने जो मांग की है उसमें 1000 आईसीयू बेड की मांग की है। जितने भी कोरोना से जुड़ी हुई जो दवाइयां हैं, वेंटिलेटर है, इस पे जो जीएसटी लग रहा है उसमें कमी लाने की मांग मैंने प्रधानमंत्री जी से की इस बैठक में। Now here's all that you need to know about curbs in different cities. Night curfew has been imposed in Noida from 10 p.m. to 5 a.m. till April 17th. Night curfew also in Lucknow, Kanpur, Varanasi, Prayagraj. Weekend lockdowns have been imposed in Madhya Pradesh. Fresh curbs in Tamil Nadu, ban on large gatherings in Karnataka, night curfew in 7 cities. In fact, the curfew will be on from 10 p.m. to 5 a.m. in Bengaluru city, Mysuru, Tumbakuru, Bidar. The night curfew will also be there in Udupi, Manipal, Ballari, Kalburgi. In Jammu and Kashmir, night curfew from 10 p.m. to 6 a.m. in 8 districts from 9th of April. Serving the COVID patients at Sir Ganga Ram Hospital, 37 doctors of the facility have tested positive for COVID-19. 32 of 37 are in home isolation showing mild symptoms. 5 have been admitted. Contact tracing is on. I'm joined by my colleague Sonakshi Chakrabarti for more on this story at this hour. Sonakshi, since they are health workers, one understands that they had taken the jab. Despite that, they got infected. That must be a worrying sign, really. Well, that's right. But you know, the thing is that we know that the vaccine, when one gets that jab, does not prevent you from getting infected from COVID. Again, what it does is it prevents you from getting serious illnesses. So the fact that 37 doctors of a very prestigious hospital in the national capital have been tested positive for COVID-19 after taking 2 doses of the vaccine, most of them young doctors. 32 of the 37 are showing mild symptoms and are home quarantining right now. 5 of them are being treated in the hospital, as all of this has been confirmed to me by the hospital sources. But this does come at a time when nearly 7,500 new cases were reported in the national capital just today. And also at a time when the Delhi Health Minister just yesterday said that if the current trend of cases continue, then Delhi will be breaking its own record of a single-day spike. So given that the country is reporting a surge in cases and a surge in infection, doctors being tested positive and in isolation does come across as a concerning news for all of us. Right. Thank you very much, Sonakshi, for getting us up to speed on that story. Now, Mumbai is in the midst of the second wave and hospitals are already running short of beds. They are expanding capacity and doctors say it's back to the same pressure that they were under in 2020, but their experience has made it easier for them to cope. As the second wave of COVID hits Mumbai, hospitals are once again filling up. But this time, doctors say they have a plan and they are better prepared to tackle the crisis and the challenge that is before them. Now, obviously, there are a huge number of admissions. Admissions are increasing every day. The second wave normally, by and large, is always serious and is always bigger than the first wave.
The virus keeps on mutating all the time, as everybody understands. The virus never retains its original form, and the transmissibility of the virus, that is the transmission of the virus from one citizen to the other, or the disease itself gets transmitted much faster this time. But what is different this time is younger middle-aged patients are also needing ICUs and critical care. Definitely a group of people from the age group of 35 years to 55 years is the most affected, and this 35 to 55 forms the major chunk of severe disease. The younger patients are getting affected, and as it is already mentioned by the task force leader Dr. Sanjay Hogg sir, that 30% of our admissions are from the age group of 12 to 30 age group, which was never there in COVID-1. So younger patients are getting affected, they are going home, they are spreading the disease to the elderly and those with the comorbidities, and that is how the exponential growth is occurring. Dr. Salagre oversees creating the ICU facilities at the BMC's largest hospital, the KEM Hospital. Beyond reliving a nightmare of last year's peak, they say this time they are seeing a change in symptomatic patients. What we are finding is a lot of patients are coming with gastroenteritis, malaise, body ache, non-specific symptoms, and also the patients which are coming in a stable condition. Distinctly we have noticed in this second wave that after 5 to 7 days, suddenly patient becomes bad, and that time patient becomes so bad that he requires intensive care management with ventilatory support. Dr. Balakrishna Adsul is the dean of one of the biggest COVID hospitals in Mumbai suburbs, and he recounts what they've seen in the last 10 days. Actually, we used to get only 40 to 50 admissions per day, but last 10 days we are getting admissions starting from 160 to 210. We got maximum admission last week 210 one day. It is more 300% jump in admission if you look at the 7S hospital from last more than 2 weeks. But the last word goes to the army of nurses. Sister Mercy lost her husband to COVID in the first wave, and it's just 2 months from retirement. She says the carelessness among people is unbelievable. Here, front of my ward corridor, I see patient relative are spitting. I scold them. They are in spite doing so much, although they are spitting front of me. Then I tell them, bolte, मालूम है तुम लोग क्या treatment देते. This is an attitude. We have, many of us are lost their life here. Many of them are gone from here in the since till they are telling क्या treatment देते. मालूम है COVID बोले तो क्या. This is attitude. Giving awareness. They are answering us, or they go far away and they abuse us. Meanwhile, COVID-19 cases in Telangana breached the 2,000 mark with 2,055 fresh infections, pushing the tally to over 3.18 lakh. But what's the vaccination status in the state? Here's a report. Yellamma and Sujata are taking a chai break after their morning duty of sweeping the street as municipal sanitary workers in Hyderabad. Neither of them has taken a COVID vaccine shot. Yellamma says her turn as a contract worker has not come to take the shot. మా గ్రూపులో మా సార్ మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తారంట, గాంధీలకు తీసుకుపోయి చెక్ చేయిస్తారంట. అయితే కొన్ని గ్రూపులు నడుస్తున్నాయి, ఇంకా మారడపల్లికి రాలే ఇంకా. Sujata says she backed out of taking the shot as no one in her group of permanent municipal staff took it, worried about adverse health effect. నాకు ఏమో భయం, మా పని చేసేటోళ్ళం మళ్ళీ మాకేమన్నా అయితే ఎట్లా అని ప్రాబ్లం అని వేసుకోవట్లేదు మేడం. ఆ భయానికే వద్దని వచ్చేసినాం అందరం. పోయినాము తీసుకుపోయాడు మా సారు, వచ్చేసినాం అందరం. Ramulu says he got his COVID shot in his native Tekkali in Srikakulam district of Andhra Pradesh more than a month ago. He is now back in Hyderabad and does not know that he needs to take a second shot. సెకండ్ డోస్ గురించి మీకు తెలియదు అన్నమాట, రెండోసారి వేసుకోవాలి అన్నది తెలియదు. ఇది కోవిషీల్డ్ వేసుకున్నారా, కోవాక్సిన్ అనే ఐడియా ఉందా? అట్లా దాని పేరు ఏమైనా చెప్పినారా? నాకేం చెప్పలేదమ్మా. Ramulu does not have a smartphone to receive messages and does not know who to ask about where and when he can get a second shot. Just about 1,20,000 frontline workers, that includes sanitary staff, are among the 14 lakh people who have received at least one dose of the COVID vaccine. That is less than 5% of Telangana's population. Even fears of a second COVID wave have not pushed up those numbers, and the government must now realize that they require a huge campaign and awareness drive
to remove vaccine hesitancy and fears. In Hyderabad, Uma Sudhir, NDTV. With COVID deaths rising again in the second wave of the pandemic in Lucknow, the designated electric crematorium for COVID casualties is full. A crowd of ambulances and hassled relatives are waiting for their turn. 4 municipal corporation employees are putting in 17 to 18 hours daily shifts to carry out cremations with COVID protocol, with bodies also coming in from areas close to Lucknow. Alok Pandey and Rajesh Gupta sent us this report. COVID cases across the country are surging to new record levels. The situation is not different in Uttar Pradesh, where we are seeing more and more COVID cases come through every day, and more deaths also happen everywhere in many parts of the state. Lucknow saw its highest ever rise yesterday when 1,333 cases were reported, and there have been over 40 deaths in the last just in the last week. The responsibility for cremating those bodies is at this electric crematorium here in Lucknow. I have Munna here with me, who is now in charge of getting cremations done here. Munna जी ये बताइएगा कि रोज औसतन आप लोग कितनी बॉडीज कोविड पेशेंट्स की क्रिमेट कर रहे हैं? या सर 22-23 बॉडी रोज क्रिमेट कर रहा हूँ। 22-23 बॉडी। आपकी टीम कितनी बड़ी है मुन्ना? हमारी टीम में मान के लिए 4 लोग हैं। ये बताइए, ये जो 22-23 बॉडीज हैं, ये लखनऊ और कहाँ से आ रही हैं? सर लखनऊ से और लखनऊ के आसपास जो भी जिले लग रहे हैं या शहर लग रहे हैं उसमें सब में आ रही हैं। क्या प्रोटोकॉल हैं आपके जरा समझाइए। हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हमारे 2 लड़के जो हैं वो बॉडी अपने हाथ से उठा के ले जाते हैं, जिनको नगर निगम ने रखा है बॉडी उठाने के लिए। परिवारजन नहीं उठाते हैं, वो ले जाके वहाँ रख देते हैं। उसके बाद परिवारजन जो फूल चढ़ाना चाहें या कुछ करना चाहें देख के वो करा देते हैं। उसी हिसाब से उनको फिर बाहर कर देते हैं कुछ बॉडी अंदर जाने के बाद में। बॉडी को क्रेमेट करने में 45 मिनट इसकी टाइमिंग है, लेकिन जैसे कोई बॉडी ज़्यादा हैवी हो जाती है तो 1 घंटा लग जाता है सर। और आप लोग अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं? पर्सनल सेफ्टी के लिए सर मास्क लगा रहे हैं और दूसरा ऊपरी वाले पे भरोसा, और क्या कर सकते हैं सर। यहाँ भैंसाकुंड में इस इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में कब से हैं सर? मैं 1 घंटे से हूँ, और जब मैं आया तो मुझे मेरे एम्बुलेंस वाले ने बताया कि आपको 8 नंबर मिला हुआ है, और उस समय 1 नंबर चल रहा था, और हर क्रिमेशन में 1 घंटा लगता है। इसका मतलब आपको यहाँ 7 से 8 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद क्रिमेशन हो पाएगा। बिल्कुल, ये मतलब मुझे पहली बार इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। ये बहुत ही मतलब एक पीड़ा होती है, और इससे जो गुजरता है वही उसे महसूस कर सकता है। दिस रिपोर्ट शुड बी एन आई ओपनर फॉर एवरी पर्सन who thinks that at the moment the pandemic is not serious. It is perhaps that is most serious right now, and we all need to take care. With Kamal Khan and camera person Rajesh Gupta, Alok Pandey, NDTV. Packing their bags, shelving their dreams, the migrant workers are once again leaving big cities as COVID cases surge. Look at this report. Ravi Gupta has been selling kulfis in Raipur for 7 years. His earnings sustain a family of 5. With no work due to COVID restrictions, he is returning to his village. अभी मेरे यहाँ से लमसम 40 लोग जा रहे हैं एक साथ में। 40 लोग जा रहे हैं? कितना पैसा आप लोगों को मिलता था? 200-250 रुपए रोज होता था रोज। इस बार धंधा ही नहीं चल रहा ना। दिक्कत तो ये हो रहा, कोरोना मेरा ज्यादा फैल रहा है चारों तरफ से। अपने गाँव जा रहा हूँ, वहाँ से अपना पेट पालूंगा, क्या करूँगा यहाँ पे। Look around the compartment and all you see are workers. Workers who are now without work. यूपी जा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? कपड़े का सेल करते हैं, उधर पे गांव में बोलते हैं इधर मत घूमो, कोरोना महामारी में आप ऐसे घूम रहे हो। यहाँ बर्फ का काम बच्चे कर रहे थे। बर्फ का काम? हाँ। कितना पैसा मिलता था आपको? अब क्या 200-250 रुपए 15 बच्चे करते थे। अब क्या कुछ बच्चों को मिल ही नहीं रहा, बाहर से बर्फ बदली करा दी, खाते नहीं देते हैं कोरोना की वजह से। यहाँ इसलिए बच्चा घर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, क्या खाएंगे यहाँ पर। मैं यूपी को जा रहा, मैं काम करने को आए थे, काम बंद हो गया, पूरा तनख्वाह भी नहीं हुआ। अभी जा रहे, ट्रेन का खर्चा हुआ, वो जा रहे गाँव को। NDTV वाले को धन्यवाद बोलता हूँ, आप लोग मिलने आए हो मुझसे। बंगाल में जाके नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी और ममता जी ये वहाँ पे इतनी रैलियाँ कर रही हैं, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रही हैं। जहाँ पे रैलियाँ करते हैं वहाँ पे तो इनको कोई कोरोना दिखाई नहीं देता, और जब हम मजदूरी करते हैं, पेट का सवाल होता है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और वहाँ पे ये कहते हैं कोरोना लग गया।
Raipur city is in lockdown for 10 days. Driven by joblessness and hunger, migrant workers are heading home, not knowing where their next meal will come from or how they will sustain their families. With Anurag Dwari, Usama Shab for NDTV. Welcome back. A commando kidnapped by Maoist rebels after a deadly encounter in Chhattisgarh on Saturday, in which 22 soldiers were killed and 31 injured, has been released after more than 100 hours in captivity. We are joined at this hour by the journalist who brought the Jawan home. In fact, it was an 11-member team that went to bring back Rakeshwar Manhas. I'm joined by Chetan Kapewar, a reporter with Bansal News. चेतन, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसे आपने मोटरसाइकिल पर इस जवान को घर लौटाए? जी रिका, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, कल दोपहर 3 बजे हम बीजापुर से निकले हुए थे रिका। जिस तरीके से नक्सलियों के इनपुट्स हमें मिल रहे थे, हम लगातार नक्सलियों से, हम 4 बीजापुर के पत्रकार बने हुए थे। नक्सलियों ने जो हम उनके साथ में इनपुट्स हम नक्सलियों से लगातार बने हुए थे। जब 3 तारीख की सुबह जब ये मुठभेड़ हुई थी जीरा गांव में, उसके बाद से जब दूसरे दिन हम वहां पहुंचे थे, जब 24 घंटे बीत चुके थे, जो जवान के बॉडीज वहां पर पड़े हुए थे रिका, हमने उस जगह पर ग्राउंड रिपोर्ट वहां से किया। जब ये जवान वहां पर उनके जो बॉडीज पड़े थे, हम उस इलाके पे निकले हुए थे और जब हम पहुंचे, हमने बॉडीज को रिकवर किया। उसके बाद हम जाने के बाद में वहां पर जवान आए और वहां से बॉडीज को रिकवर किया। रिका, मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज, जिस तरीके कल हम 3 बजे उस इलाके के लिए निकले हुए थे, जब नक्सलियों ने हमें कहा था कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार है और मध्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अब जो भी मध्यस्थता की टीम है उन्हें लेकर मीडिया। कितना टाइम लगा आपको ये नेगोशिएशंस करने में? रिका, मैं बता दूं कि जिस तरीके से हम कल निकले हुए थे, आज सुबह जब हम नक्सलियों के क्षेत्र में पहुंचे और नक्सलियों ने हमसे जो वार्ता की, उसके बाद में उस इलाके में जब हम पहुंचे जहां पर नक्सलियों ने हमें बुलाया था कि जवान को हम रिहाई करेंगे उस जगह से, वहां पर जो वहां के जो ग्रामीण थे, 1500 से 2000 जो ग्रामीण थे, वो ग्रामीण वहां पर मौजूद थे। उसके पश्चात जब जो मध्यस्थता, जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मध्यस्थता के लिए जो नक्सलियों से वार्ता करने के लिए जो मेंबर्स भेजे गए थे, धर्मपाल सैनी हमारे साथ थे। और शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एंड इट वाज a great effort by all of them to bring this Jawan back home.